नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 3 का यूनिट नंबर 2 कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 2 की प्रस्तावना के बारे में जाना। आज हम जानेंगे इसमें गोदान में उपस्थित राष्ट्रीय आंदोलन। इस टॉपिक को आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। गोदान का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसमें होरी जो है वो कभी आंदोलित नहीं होता। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम गोदान उपन्यास को पढ़ते हैं तो गोदान का जो प्रमुख पात्र था, जिसका नाम होरी था, वो अपने साथ होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ कभी भी ना तो गुस्सा जताता है और ना ही उसके लिए किसी विरोध में जो है होरी भाग लेता है। वह किसानों की जो है कुशल दबे रहने में वो दबे रहने में मानता है। यानी कि होरी को ऐसा लगता था कि हम जैसे जो गरीब गांव वालों की भलाई है वो इसी में है कि हम बड़े लोगों के सामने जो है चुपचाप सिर झुकाकर जीते रहें और कभी भी पलटकर इन बड़े लोगों को जो है हम जवाब ना दें। तो ऐसा होरी का मानना था। राय साहब को क्या दोष दें, भाग्य का खेल है, ऐसा सोचकर जो है वह शांत रहता है। अब होरी क्या कहता है? होरी अपनी गरीबी या दुखों के लिए जमींदार की गलतियों को जो है जिम्मेदार ही नहीं मानता। होरी का मानना ये था कि ये सब जो हुआ ये उसकी फूटी हुई किस्मत का लिखा हुआ था, और यही सोचकर होरी बिना कोई शिकायत किए जो है वो चुपचाप बैठ जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद ने कभी सक्रिय आंदोलन का जो है चित्रण किया हो या उनके पात्र जो है वो आंदोलित न होते हो। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि प्रेमचंद को समाज में होने वाले जो बदलाव थे इनके बारे में लिखना नहीं आता था, या फिर बाकी कहानियों के लोग अत्याचार के खिलाफ खड़े ही नहीं होते थे। तो ये दोनों ही कारण जो है वो नहीं थे। अब ये कारण नहीं थे, इसको जस्टिफाई आगे किया गया है। आगे बताया कि रंगभूमि में अंधे सूरदास के लिए जनता जो है वो आंदोलन पर उतर जाती है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है प्रेमचंद के ही उपन्यास रंगभूमि का। इस उपन्यास में सूरदास नाम का एक पात्र है जो कि अंधा है, पर उसके अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे नगर के लोग क्या करते हैं, एकजुट होकर बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ देते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो प्रेमचंद थे वो इन आंदोलनों के बारे में जो है एक अच्छी समझ रखते थे। इसी तरह आगे बताया कि प्रेमचंद उस आंदोलन का जो है समर्थन करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है कर्मभूमि में। तो जो है लगान बंदी आंदोलन को पर्याप्त विस्तार से चित्रित किया गया है। कर्मभूमि जो है ये प्रेमचंद का ही एक उपन्यास है। इसमें क्या बताया कि जब किसानों से जबरदस्ती टैक्स वसूला जाता था तो इसके विरोध में खड़ी हुई बहुत बड़ी क्रांति का प्रेमचंद ने जो है इस उपन्यास में वर्णन किया है। तब प्रेमचंद ने गोदान में होरी को इतना दब्बू, डरपोक और समझौता परस्त जो है क्यों दिखाया है? प्रेमचंद साहित्य के मर्मज्ञ विज्ञानों ने जो है इस सवाल को उठाया। तो यहाँ पे जो हमने दो एग्जाम्पल देखे, एक रंगभूमि उपन्यास का और एक कर्मभूमि उपन्यास का, इन दोनों ही उपन्यासों से पता लगता है कि प्रेमचंद जो है वो पहले इतनी बड़ी क्रांतियों के बारे में लिख चुके थे, फिर भी उन्होंने अपने उपन्यास गोदान में होरी को इतना सीधा, सहमा हुआ और हालातों से हार मानने वाला क्यों बनाया? अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो बहुत से विद्वान जो है इस पर एक बड़ी चर्चा में जो है शामिल हुए। अब आगे क्या बताया गया इसमें? डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है, प्रेमाश्रय के बलराज और मनोहर जैसे किसानों को उन्होंने बहुत अधिक जो है विद्रोही दिखाया था, लेकिन होरी को उन्होंने संतोष, धैर्य, सहनशीलता तथा अंधविश्वास का जो है पुंज दिखलाया। तो यहाँ पे बताया कि हिंदी के दो बहुत बड़े विद्वान हुए, एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था नामवर सिंह। इन्होंने बताया कि जो प्रेमचंद थे इन्होंने अपने इनका उपन्यास रहा प्रेमाश्रम, इसमें जो किसान पात्र बनाए थे वो अन्याय के खिलाफ बहुत मजबूती से लड़ते थे और बगावत करने का जो है हौसला भी रखते थे। इसके विपरीत जब हम गोदान उपन्यास के मुख्य पात्र होरी को देखते हैं तो होरी को प्रेमचंद ने बहुत सीधे स्वभाव का दिखाया। वो कम में गुजारा करने वाला, हर मुसीबत को चुपचाप बर्दाश्त करने वाला और पुरानी रूढ़िवादी बातों पर आंख मूंदकर भरोसा करने वाले स्वभाव का इंसान था गोदान उपन्यास का पात्र होरी। जो भारतीय किसान की जातीय जो है विशेषता है, यदि किसान आंदोलन की ओर ध्यान दे तो प्रेमाश्रम के 17-18 वर्षों के बाद लिखे हुए गोदान में किसान काफी संतोषी, भाग्यवादी और धैर्यवान जो है वो रहा है। यहाँ पे बताया
नामवर सिंह ये आगे कह रहे हैं कि अगर हम देश में किसानों के अधिकारों के लिए जो भी लड़ाइयाँ हुई उन्हें देखें तो लगभग 2 दशक बाद लिखी गई प्रेमचंद की रचना रही गोदान। इसमें गांव का खेतीहार समाज परिस्थितियों से लड़ने की बजाय क्या कर रहा है, वो अपनी किस्मत के भरोसे जीने वाला और सब कुछ सहने वाला जो है हमें नजर आता है। अपने अनुभवों से प्रेमचंद ने इस तथ्य को अंत में समझा और होरी के रूप में उन्होंने ऐसे ही किसान का जो है चित्रण किया जो तमाम किसानों का प्रतिनिधि हो सका। अब यहाँ पे बताया कि जो प्रेमचंद थे इन्होंने अपनी जिंदगी में समाज को बहुत करीबी से देखा था। अपने इसी तजुर्बे से प्रेमचंद इस सच को जान चुके थे कि असली भारत के ज़्यादातर जो किसान हैं वो असलियत में ऐसे ही सीधे और लाचार हैं। इसीलिए प्रेमचंद एक ऐसा पात्र बनाया प्रेमचंद ने जो देश के इन करोड़ों आम और गरीब किसानों की जो असली हालत थी उसको बिल्कुल ही सही रूप में जो है दिखा सके। तो ऐसा डॉक्टर नामवर सिंह ने जो है ये सब लिखा। इनकी एक रचना रही जिसका नाम है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, तो इसमें नामवर सिंह ने लिखा। आगे देखते हैं। जहाँ तक व्यक्ति का प्रश्न है, होरी कायर नहीं है। राय साहब की दावत में वही अकेला होता है जो पठान बने हुए मेहता की बंदूक से जो है घबराता नहीं और उससे भिड़ जाता है। अब यहाँ पे होरी के स्वभाव के बारे में बताया कि अगर हम होरी के स्वभाव को बहुत निजी तौर पर देखें तो हमें पता चलता है कि जो होरी है वो डरपोक बिल्कुल नहीं था। अगर हम इसका सबूत देखना चाहें तो गोदान उपन्यास में एक प्रसंग आता है जब जमींदार के यहाँ एक कार्यक्रम में क्या होता है, एक पात्र नकली डाकू या सिपाही बनकर बंदूक तान देता है। तब सब लोग डर जाते हैं, लेकिन वही यानी कि होरी एक अकेला ऐसा इंसान होता है जो बिना डरे उस बंदूक वाले का सामना करने के लिए जो है वो आगे बढ़ जाता है। यूं थानेदार के सामने जाते हुए घबराता है। कारिंदा महाजन पंचों का आदेश मान लेता है। वैसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि एक पात्र के रूप में जो है होरी अधूरा पात्र है। अब यहाँ पे बताया कि जब बात समाज की आती है तो होरी क्या करता है, वो पुलिस के अधिकारियों से डरता है और जमींदार के जो मुंशी होते हैं, साहूकार हो गए, साथ ही गांव के जो बड़े चौधरी जो कि हुक्म सुनाते हैं, इन सभी की बातों को होरी जो है वो चुपचाप अपना धर्म समझकर स्वीकार कर लेता है। इसीलिए जब हम इस पूरे चरित्र यानी होरी के चरित्र को बहुत गहराई से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसमें हमें कुछ विरोधाभास भी दिखाई देता है। विरोधाभास कैसे कि एक तरफ तो होरी हमें बहुत बहादुर दिखाया गया जहाँ पर हम राय साहब की दावत वाला प्रसंग देखें, वहीं दूसरी तरफ होरी हमें दबा हुआ भी दिखाई देता है, जिससे उसका ये जो रूप है ये हमें थोड़ा अधूरा सा जो है महसूस होता है। आगे है, वह उपन्यास में कभी अकेला नहीं आता, उसके आगे पीछे हमेशा धनिया रहती है और वह मुद्दे पर अपनी राय देने से जो है बाज नहीं आती। अब यहाँ पे बताया गया कि गोदान उपन्यास की जो पूरी कहानी है इसमें मुख्य पात्र जो होरी है वो कभी भी अकेले रूप में सामने नहीं आता था। उसके साथ साए की तरह हमेशा उसकी पत्नी रहती थी जिसका नाम था धनिया, जो घर बाहर या इन सभी मामलों में जो है बिल्कुल मुखरता और निडरता से जो है अपनी बात को सामने रखती है। अक्सर होरी जो है वो धनिया से तर्क में परास्त हो जाता है, उसकी डांट फटकार खाकर चुप हो जाता है। वह तो धनिया से मिलकर ही संपूर्ण चरित्र बनता है। यदि धनिया की तुलना मनोहर से की जाए तो उसके सामने मनोहर धीमा पात्र ही जो है लगेगा। यहाँ पे क्या बताया कि बहुत सी ऐसी बहसें हैं, बहस जिसमें होरी क्या करता है, अपनी पत्नी की जो बुद्धिमानी भरी बातें होती हैं इनके सामने हार मान जाता है और जब वो उसे सही बात पर टोकती है धनिया, तो होरी क्या करता है, चुपचाप अपनी पत्नी की बात को स्वीकार कर लेता है। सच ये है कि होरी और धनिया इन दोनों का जो व्यक्तित्व है वो एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरा है। दोनों मिलकर ही इस उपन्यास की कहानी को जो है पूरा करते हैं। अगर हम इस स्वाभिमानी स्त्री के स्वभाव की तुलना लेखक की जो पुरानी कहानी रहे उसके विद्रोही पुरुष से करें तो वह पुरुष भी जो है धनिया के तेज और हौसले के आगे हमें थोड़े कमज़ोर जो है वो दिखाई देते हैं। तो इसके बारे में लिखा है प्रेमचंद और भारतीय किसान के पेज नंबर 276 और 277 में। आगे देखो, इसके बावजूद यह तय है कि प्रेमचंद ने गोदान में किसानों की आंदोलन धर्मी चेतना का वर्णन नहीं किया है, वरन उसकी बदहाली का जो है बयान किया है। यहाँ पे बताया गया
कि प्रेमचंद की जो रचना है गोदान, इस रचना में प्रेमचंद ने क्या किया, गांव के लोगों को कोई बड़ा मोर्चा या विद्रोह करते हुए नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने बहुत ही भावुकता से किसानों की अत्यधिक गरीबी और इनकी जो दयनीय स्थिति थी इसका सजीव चित्रण हमारे सामने किया है। वह गोदान में किसानों का जो है आह्वान नहीं करते, उन्हें जो है प्रेरित नहीं करते, वह उठकर इस व्यवस्था का जो है अंत कर दे, वरन शिक्षित मध्यम वर्ग को जो है उत्साहित करते हैं। गोदान शिक्षित वर्ग को संबोधित है, इसमें उनकी न्याय चेतना को जो है उकसाने का प्रयास किया गया है ताकि यह वर्ग किसानों की हित चिंता के लिए जो है वो संगठित प्रयास कर सके। अब यहाँ पे बताया गया कि गोदान उपन्यास के माध्यम से सीधे तौर पर मेहनत मजदूरी करने वालों को जो है क्रांति के लिए पुकारा नहीं गया और ना ही उन्हें शोषकों के खिलाफ तुरंत हिंसक कदम उठाने के लिए उकसाया गया, बल्कि इसके विपरीत प्रेमचंद जो थे वो समाज के पढ़े लिखे और समझदार वर्ग को जो है जगाना चाहते थे। यह उपन्यास मुख्य रूप से समाज के जो प्रबुद्ध जन जो है उनके लिए लिखा गया था ताकि इनके भीतर जो सही और गलत को समझने की विवेकशीलता है वो जागृत हो सके। प्रेमचंद का मुख्य उद्देश्य ये था कि जब समाज के पढ़े लिखे लोग जानेंगे तो वह सब मिलकर क्या करेंगे, सीधे साधे ग्रामीणों की भलाई के लिए एक मजबूत मंच तैयार करेंगे और एकजुट होकर जो है इनके लिए और भी ज़्यादा प्रयास करेंगे। प्रेमचंद को यह विश्वास हो गया था कि आधुनिक शिक्षित बुद्धिजीवियों की सक्रियता के बिना किसान जो है ये स्वयं अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने किसानों के ओज का वर्णन न कर उनकी असहनीय पीड़ा का जो है चित्रण किया है। तो यहाँ पे बताया कि जो प्रेमचंद थे वो इस बात को समझते थे अच्छी तरह कि जब तक देश का जो पढ़ा लिखा विचारशील वर्ग है ये खुद आगे बढ़कर इसमें हिस्सेदारी नहीं लेगा, तब तक जो बेचारे सीधे साधे ग्रामीण अकेले अपने बलबूते पर जो है इस सामाजिक उलझनों को कभी हल ही नहीं कर सकता। यही कारण था कि प्रेमचंद ने केवल किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी के जो सामान्य किस्से थे वो ही नहीं लिखे, बल्कि उनके दिल को झकझोर देने वाले जो असीमित दुख और जो कष्ट थे इन सभी को प्रेमचंद ने इस उपन्यास में जो है शामिल किया है। तो इस तरह से हमारा आज का ये जो टॉपिक था यहीं पर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे किसान जीवन में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।